गुड इवनिंग एवरीवन। मॉर्निंग के लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो बेसिक्स हैं वो हमने कवर की थी डुअल नेचर में। अभी फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मॉर्निंग के लेक्चर में बताया था, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन। फोटोन की एनर्जी जो है पूरी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन अंदर है, मेटल के अंदर है, तो दो तरह से वो बाउंडेड हो सकता है। एक तो न्यूक्लियस के साथ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बाउंडेड हो सकता है। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर भी रिपल्शन तो हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहता है, बट सरफेस में आने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। बिकॉज बाकी जो एटम्स हैं वो उनको उसको कैप्चर कर सकते हैं, तो वो सब उन सब एटम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए। तो वो कहाँ से मिलती है? फोटोन से मिलेगी। ठीक है ना। तो जैसे कि ये मेटल सरफेस हुआ, ये फोटोन इंसिडेंट हुआ, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कम से कम कुछ एनर्जी होना चाहिए फोटोन के पास, देन ओनली द इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो उस मिनिमम एनर्जी को एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। यानी कि जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम और आयरन, सोडियम, इन सभी मेटल्स का डिफरेंट वैल्यू होती है। वर्क फंक्शन, व्हाट इज वर्क फंक्शन? minimum energy photon should have to take out electron from metal surface। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, लाइक दिस, फाई। और जनरली ये जूल में भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केस ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मालूम है अपन को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, तभी वो सरफेस पर आएगा। ठीक है, और रेस्ट में रहेगा। अगर ज़्यादा एनर्जी उसको मिल गई तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन है एक इक्वेशन ये है, देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा? जब फोटोन की उतनी ही एनर्जी होगी जितनी वर्क फंक्शन है। ठीक है ना। तो जस्ट सरफेस पर आने के लिए, सरफेस से बाहर, जस्ट बाहर आने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? फाई। ठीक है ना। बट अगर फोटोन के पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो फाई तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आने में काम आएगी, और जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर लेयर्स की अगर हम बात करें, ये लेयर्स हो गया मेटल का, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसको कम एनर्जी चाहिए सरफेस से बाहर आने के लिए, तो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और सपोज़ जो फोटोन है वो सेकेंड लेयर तक चला गया। ठीक है, तो सेकेंड लेयर का अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया है तो उसको ज़्यादा एनर्जी सरफेस तक आने में खर्च हो जाएगा, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम रहेगा। ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा मान लें कि एक के बाद एक फोटोन आते जा रहे हैं, जो नॉर्मली होता भी है, अगर हमने एक लाइट को स्विच ऑन कर दिया तो वो तो कंटिन्यूस फोटॉन्स को एमिट कर रही है, और कंटिन्यूस फोटॉन्स मेटल सरफेस से टकरा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। तो हो सकता है सरफेस के पहली लेयर के इलेक्ट्रॉन को वो फोटोन मिल जाए तो वो बाहर आ जाएगा, और अगर सपोज सेकेंड लेयर के इलेक्ट्रॉन को वो फोटोन की एनर्जी मिल जाए तो वो सरफेस से बाहर आएगा। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, सो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी? जो फर्स्ट लेयर से
आया है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट लेयर you can say of surface will be the fastest because उसको सरफेस से बाहर आने में कम एनर्जी लगेगी, तो ज़्यादा एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, अगर एनर्जी जस्ट सफिशिएंट है, वर्क फंक्शन के बराबर है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो लेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, फोटोन ऑफ wavelength 4000 angstrom incident on metal surface of work function 4 electron volt. Find whether photoelectric effect will take place or not. Photoelectric effect करो, ट्राई करो, कैसे पता चलेगा, आंसर देते चलो। फाइंड वेदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक्स प्लेस और नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो क्या कंडीशन है उसकी, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि फोटोन के पास एक कम से कम एनर्जी होनी चाहिए वर्क फंक्शन के बराबर। अगर उतनी एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और वर्क फंक्शन से कम हुई एनर्जी फोटोन की, देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू कम आउट, वो रिजेक्ट कर देगा एनर्जी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विल गेट इजेक्टेड only if E is greater than or equal to 5। तो पहले तो ये चेक करो कि एनर्जी कितनी है उस फोटोन की, ठीक है ना। करो, ट्राई करो, यस और नो में आंसर दो, वेदर इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस और नॉट, द फोटोन इज हैविंग सफिशिएंट एनर्जी और नॉट। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले एनर्जी निकाल लो। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना हमारे पास, 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा एनर्जी फोटोन का। वन टू फोर डबल जीरो बाय लैम्डा, लैम्डा है 4000, सो देखो ये कितना आ रहा है, 3.1 आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बट हमको कितनी एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ना, वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है 3.1। समझ आ रहा है, सो 3.1 इज लेस देन 4, 4 तो रिक्वायर्ड है, बट है कितनी 3.1, ठीक है ना। Therefore photoelectric effect will not takes place, correct, no, ठीक है ना, आंसर आ गया नो, photoelectric effect will not takes place। ठीक है, अभी एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो ध्यान से, गुड, वेरी गुड, चलो क्वेश्चन लिखो। वर्क फंक्शन of metal is 3 electron volt and kinetic energy of electron is
5 electron volt. Find energy of incident photon. चलो आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया हूं, आंसर बोलो क्या आएगा। एक और क्वेश्चन मैं इसके नीचे लिख रहा हूं। Energy of photon is 6 electron volt. The maximum wavelength of photon to cause photoelectric effect is 2000 angstrom. Find whether photoelectric effect will take place or not. Find whether photoelectric effect will take place or not. बोलो दोनों के आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। ओके, फर्स्ट का आंसर आ गया 8। ओके, वेरी गुड। सो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। सो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी है 5, वर्क फंक्शन है 3। सो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। राइट, वेरी गुड। चलो सेकंड का आंसर दो। सेकंड कैसे होगा? जो फोटोन आ रहा है उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होना चाहिए? 2000, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर मतलब एनर्जी कम हो गई रिक्वायर्ड एनर्जी से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर जो फोटोन आ रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में उसकी एनर्जी दिया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आंसर नो है। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो इसकी वेवलेंथ निकाल लो। करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 12400/6 एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर। देख लो ये कितना आ रहा है, 2066.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो अभी जो फोटोन की वेवलेंथ है वो है 2066.6 एंगस्ट्रॉम। हमको किस 2000 से ज़्यादा नहीं होना, 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ, ठीक है ना। तो आंसर आ गया नो। समझ आ गया? नो। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। The photon should have energy at least 5 electron volt to cause photoelectric effect. The incident photon has frequency of 10⁻14 hertz. Find whether photoelectric effect will take place or not. करो, ट्राई करो। Find whether photoelectric effect will take place or not, ठीक है ना। करो ट्राई।
ये बेसिक कंसेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि एडवांस में और मेन में काम आएगा, खासकर एडवांस में। सो फॉर्मूला वैसे ही हमको चेक करना है, जो एनर्जी है दैट मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन फाई टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हिंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एनर्जी निकाल लो फोटोन का। ओके, आंसर है यस। चलो चेक करते हैं। सो पहले तो एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी कैसे आएगा? 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब लैम्डा तो दिया नहीं है, तो लैम्डा निकाल लो एंगस्ट्रॉम में। लैम्डा यहाँ से जाएगा, देखो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो लैम्डा जाएगा C बाय एफ। 3 इंटू 10⁸ बाय 10⁻14। सो ये हुआ 3 इंटू 10⁻⁻6। 10 की पावर -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन गया 30,000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ आ गई 30,000 एंगस्ट्रॉम। अब एनर्जी निकाल लेते हैं। सो 12400 अपॉन 30,000। तो ये एनर्जी किस में आएगा बोलो, किस में आएगा एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ना। सो ये कितना आ रहा है? 1.24 बाय 3, 0.4133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, एनर्जी कम आ गई ना, वर्क फंक्शन है 5। समझ आ रहा है कंसेप्ट्स? हाँ। So photon is not having sufficient energy. So since energy is less than phi, therefore photoelectric effect will not takes place. ठीक है, समझ आ गया? ऐसे करना है। और देखो कंसेप्चुअल जेई मेन में कैसे आते हैं क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ओके, वेरी गुड। ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। अब इस पर बेस में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, yes, right, very good. The maximum kinetic energy of electron when energy is E is K, ठीक है ना। Find maximum energy if photon of double the energy is incident. Double the energy is इंसिडेंट, ठीक है ना। तो इसके मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत बार आए हैं और आते रहते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमन सा एमसीक्यू है, नीट जेई, ठीक है ना, दोनों में ही आते हैं। पहला ऑप्शन है मोर देन डबल्ड, लेस देन डबल्ड, इक्वल टू डबल, और एक ऑप्शन है विल बी हाफ्ड, इक्वल टू हाफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। ये चार ऑप्शन है, बोलो क्या आएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के है जब फोटोन की एनर्जी ई है। अब मैंने क्या किया, फोटोन की एनर्जी को डबल कर दिया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज डबल्ड।
तो थोड़ी सी मैथ्स लगी यहाँ पर, इक्वेशंस है ना, इक्वेशन बना के थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे? कुछ आंसर आया क्या? चलो मैं धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। ओके, बी। अच्छा चलो देखते हैं, थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा मैथ्स, ठीक है ना। देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाई, ठीक है ना। सो नया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इनिशियल तो ये है, इनिशियल सिचुएशन तो ये है, और जब फोटोन की एनर्जी को डबल कर रहे हैं तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 2e माइनस फाई। अभी इसको क्या करना है ना, ये पहली सिचुएशन से कंपेयर करना है। तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 2e तो वैसे ही रहने दो, एक फाई ऐड और सब्ट्रैक्ट और कर दो लाइक दिस, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस। सो लेकिन अब फायदा क्या हुआ, अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको पुरानी ओल्ड इनिशियल सिचुएशन से। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2e माइनस 2 फाई प्लस फाई, तो ये क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ e माइनस फाई प्लस फाई। अब e माइनस फाई क्या है, k है, सो ये बन गया 2k प्लस फाई। दैट मीन्स जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो है 2k प्लस फाई, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स करो, फिर उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड करो, है ना, फाई। तो आंसर क्या हुआ, मोर देन डबल आ गया इसका आंसर। समझ आया? ऐसे करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वेवलेंथ के बारे में अब लिखूंगा क्वेश्चन। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट, अब थोड़ा शॉर्ट में मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन if wavelength of incident photon becomes 1/3। वेवलेंथ को कम कर दिया, 1/3 कर दिया, तो फोटोन की एनर्जी तो बढ़ गई ना। तो फोटोन की एनर्जी जब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस देखो कैसे हैं। पहला ऑप्शन, becomes 3 times, becomes 1/3 times, becomes more than 3 times, एक ऑप्शन है becomes less than 3 times। ठीक है ना। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन का टाइप है ये, इसको चेंज कर करके पूछते रहता है जेई में। और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है अगर ये सिलेबस में है तो, सीबीएसई में तो है। करो, ट्राई करो। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E माइनस फाई। ओके, मोर देन 3 टाइम्स है। अच्छा चलो देखते हैं।
और E का वैल्यू है एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो फाई तो कांस्टेंट रहना है, वो तो वर्क फंक्शन है, वो तो सेम रहना है, अनचेंज्ड। मेटल तो वही है ना, मेटल पर डिपेंड करता है ये। चलो चेक करते हैं। तो वेवलेंथ क्या होगी, 1/3 हो गई, तो के डैश क्या हो जाएगा, के डैश विल बी एच सी अपॉन लैम्डा बाय 3। तो ये बन गया 3 HC बाय लैम्डा। अभी देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 लैम्डा, नहीं एक सेकेंड, 3 HC बाय लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 देखो मैंने क्या किया, देख लो, कुछ चेंज तो होगा नहीं है ना, जो नंबर ऐड कर रहे हैं वही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 HC बाय लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 लिख सकते हैं ऐसा। थ्री कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा HC बाय लैम्डा माइनस 5 प्लस 2 अब आंसर आ गया हमारा, मोर देन 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है ना, सी आ जाएगा। के डैश इज इक्वल टू के डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के प्लस 2 समझ आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मोर देन 3 टाइम्स आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 3 टाइम्स, उसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं हम, 2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और भी इसके क्वेश्चंस एक फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, चलो ठीक है मैं डीपीपी में दे दूंगा। अभी इसका थोड़ा आगे का अपन करते हैं। लिखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो हम अभी नॉर्मली पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वही वाला करंट है, कुछ कोई नया नहीं है। सेटअप कैसा रहेगा इसका, देखो सेटअप, इसमें 2 मेटल की प्लेट्स लेते हैं, 2 मेटेलिक प्लेट्स, नाम दे देते हैं इसका ए बी। मेटल का प्लेट्स हैं, इनको एक कंडक्टिंग वायर से हमने ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है ना, और एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर कहीं पर लगा दिया, या एमीटर है सपोज, एमीटर। तो अभी तो कोई करंट होगा नहीं क्योंकि बैटरी तो लगाई नहीं हमने, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक फोटोन का रेडिएशन आया, ये फोटोन आया, फोटोन इज इंसिडेंट ऑन प्लेट ए। प्लेट ए से अब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, है ना, ऐसा मान लेते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी है वो 5 से ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम प्लेट ए, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम प्लेट ए। अब प्लेट ए के सामने ही प्लेट बी है, तो बी में घुस जाएगा वो, ठीक है ना। उसको और कहीं जाने का मौका नहीं मिल पाएगा इलेक्ट्रॉन को, स्पेस कम है दोनों प्लेट्स के बीच। सो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम प्लेट ए विथ सम काइनेटिक एनर्जी, जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, है ना, वहाँ से।
So electron will come out from plate A with some kinetic energy and goes inside plate B. प्लेट बी के अंदर घुस गया हो, ठीक है। अभी देखो प्लेट ए पहले तो न्यूट्रल था, प्लेट बी भी इनिशियली न्यूट्रल ही थे, ठीक है ना। बोथ प्लेट्स वर न्यूट्रल इनिशियली, बट अब क्या हो गया उनके साथ, प्लेट ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लेट बी में चला गया। तो प्लेट ए में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्लेट बी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आया। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और ऐसे चलता रहेगा। जैसे फोटोन तो आते जा रहे हैं, जैसे लेज़र लाइट हमने स्विच ऑन कर दिया, लेज़र लाइट, ठीक है ना, लेज़र लाइट से फोटोन आते जा रहे हैं जब तक वो स्विच ऑन है। जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया लेज़र लाइट को तो फोटोन आना बंद हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का भी बाहर निकलना बंद हो जाएगा। सो कहने का मतलब जब तक लेज़र लाइट स्विच ऑन है फोटोन आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आता जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। एज सोर्स ऑफ फोटोन is still on, photons will keep coming, photons will keep incident or coming, ऐसे लिख लो, will keep coming on plate A and electrons will keep going inside प्लेट बी, ठीक है ना। अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए का इंक्रीज होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए विल इंक्रीज और नेगेटिव चार्ज ऑफ बी विल ऑल्सो इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज ऑफ बी विल इंक्रीज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है, तो करंट तो आएगा ही, है ना। करंट की डायरेक्शन कैसी होगी देख सकते हो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो करंट ऐसा हो जाएगा, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये करंट आ जाएगा। तो यही है करंट। करंट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज को लिख सकते हैं एनी। तो यहाँ पर जो T है वो क्या है, T है A से B आने का टाइम है, इलेक्ट्रॉन को A से B आने में कितना टाइम लगा वो है T। करंट इज इक्वल टू एन ई बाई टी। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट A, और उसी को ब्रैकेट में लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वही बी के अंदर गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टूवर्ड्स बी, ठीक है ना। सब इक्वल है, कितने फोटोन गिरे उतने ही इलेक्ट्रॉन ए से बाहर आए, और वही इलेक्ट्रॉन बी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। और टी क्या है, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी उसको जाने में कितना टाइम लगा देख सकते हो डायग्राम फिर से। ये जो डायग्राम है, ये जो डिस्टेंस है डी डिस्टेंस मान लो, ये डी डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा वो है टी, ठीक है ना। तो यहां से करंट कैलकुलेट होगा। तो ये जो करंट है अभी जो ये फॉर्मूला आया है I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, किस पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है और एन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
सो फोटो करंट डिपेंड्स ऑन एन एंड टी। तो ये फोटो करंट जो है इसको चेंज करना है मुझे, अगर तो एन को चेंज करना पड़ेगा, है ना। मान लो कि टी कांस्टेंट है, ऐसा अभी फिलहाल मान लेते हैं, एन पर फोकस करते हैं। तो एन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो इंसिडेंट हो रहे हैं, तो वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं उस पर सोचो। हाउ टू चेंज एन, एन की वैल्यू, कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए मेटल सरफेस ए में, उसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उस पर मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी के बारे में समझाता हूँ, उस पर ये वापस में आऊँगा, ठीक है ना। तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले भी हमने किया होगा वेव्स में, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स में शायद किया होगा। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है ना। जैसे कोई सरफेस है, ये सरफेस है, और यहाँ से रेडिएशंस आ रहे हैं ना, फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इसका कुछ एरिया होगा। तो पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी एनर्जी उसने रिसीव किया, वो होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को कुछ नया सिंबल अपन दे देते हैं यहाँ पे, कुछ नया, क्योंकि करंट के लिए आई होता है। चलो कैपिटल आई ले लेते हैं। कैपिटल आई मीन्स इंटेंसिटी, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। अब एनर्जी क्या होगी? कितने फोटॉन्स आए इंटू एच एफ, ठीक है ना। एक फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? एच एफ। और एन फोटॉन्स आए तो टोटल एनर्जी हो जाएगा एन एच एफ, ठीक है ना। और एरिया जो भी है प्लेट का एरिया, और पर सेकेंड मान लो, तो टी ले लेते हैं चलो फिलहाल। तो देख सकते हो यहाँ इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है ना। और करंट भी डिपेंड कर रहा है, अभी लास्ट पेज में हमने देखे थे, करंट भी किस पर डिपेंड कर रहा है? एन पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से सिमिलरिटी मिल गई करंट और इंटेंसिटी में। तो यहाँ से कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया दैट द फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। अब वो इंटेंसिटी को कैसे चेंज करना है वो मैं अलग से मैं समझाता हूँ। तो फिलहाल अभी ये ध्यान रख लो, करंट चेंज करने के लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? लास्ट पेज में जैसे अभी बताया था, करंट चेंज करना है तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? एन, ठीक ना। टी तो चलो पर सेकेंड है, अभी वो टी को छोड़ो, अभी टी बाद में देखेंगे, अभी एन पर फोकस करें। तो एन चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। अब एन कैसे चेंज होगा? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ा दो तो एन इंक्रीज होगा, और एन इंक्रीज होगा तो करंट। तो यहाँ से रिलेशन मिल गई दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ पूछते हैं जेई मेन में। तो ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब बात आती है इंटेंसिटी को कैसे हम चेंज करें, ठीक है ना। अभी तो एक कंसेप्ट है कि इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, बट इंटेंसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है? तो वापस से ये फॉर्मूले पे मैं आता हूँ, देखो ध्यान से। हाउ टू चेंज इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला उसका क्या है इंटेंसिटी का? एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। तो देखो, जैसे कि एक पॉइंट सोर्स है लाइट का या रेडिएशन का,
पॉइंट सोर्स ऑफ रेडिएशन। सर इसका पावर है सपोज P, पावर इज P। तो यहां से रेडिएशन निकल रहे हैं हर एक डायरेक्शन में। पॉइंट सोर्स है वो तो हर एक डायरेक्शन में स्फीयर बनाता हुआ उसका वेव फ्रंट है, वो आगे अपन पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है ना। तो एक स्फीयर के फॉर्म में उसका रेडिएशन प्रोपगेट हो रहा है हम कह सकते हैं, या उसकी एनर्जी स्पेस में प्रोपगेट हो रही है। एनर्जी इज ट्रेवलिंग in the form of expanding sphere, in the form of expanding sphere, ठीक है ना। तो अब ये स्फीयर का रेडियस है सपोज r, तो जो इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, तो इंटेंसिटी हो जाएगा पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पी तो कांस्टेंट है क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि पॉइंट सोर्स का जो पावर है वो एमिट किया है, तो स्फीयर का जो सरफेस है उसने एनर्जी को रिसीव किया, सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो जितने फोटॉन्स सोर्स ने एमिट किया उतने ही फोटॉन्स स्फीयर की सरफेस ने रिसीव किया, ठीक है ना, पर सेकेंड। number of photons emitted per second by point source is equal to number of photons received per second by surface of sphere। तो पावर हम सेम ले लेते हैं। अब ये इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस कह सकते हो, जो सरफेस ऑफ स्फीयर है उसका सेंटर से डिस्टेंस या पॉइंट सोर्स से डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यही कंसेप्ट है, सोर्स से अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करें किसी सरफेस का तो इंटेंसिटी कम हो जाता है। सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। इंटेंसिटी जो है कैसे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो जैसे कि ये मेटल प्लेट हुआ, मेटल प्लेट ए, ठीक है ना। अभी दो तरह से मैं सोर्स लगा रहा हूं, एक ये सोर्स है, अभी इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज 1 मीटर, और दूसरा केस है इसमें सोर्स थोड़ा दूर है, 3 मीटर का डिस्टेंस है। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सेम मेटल ले रहा हूं दोनों केस में। So what are the differences we will see over here? बोलो। इंटेंसिटी का फर्क आ गया, इंटेंसिटी इन केस 1 अगर आई है तो इंटेंसिटी इन केस 2 क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस 3 टाइम्स है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी क्या होगा केस 3 का, कितना आएगा बोलो, केस 2 है ना ये, हाँ केस 2 का इंटेंसिटी कितना आएगा, डिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया तो इंटेंसिटी 1/3 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो I/9 हो जाएगा, ओके। तो उसी तरह से करंट भी हम देख सकते हैं, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाता हूं, यहाँ पर दूसरी प्लेट भी साइड में रख देता हूं, प्लेट ए के, तो इंटेंसिटी जब
1/9 टाइम्स है केस 2 का, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 1/9 टाइम्स होगा. सो फोटो करंट ऑफ केस 2 is 1/9 times, yes, correct, very good, 1/9 times photo current of case 1. ठीक है, क्लियर. तो ठीक है, ये इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन हमको मिल गया. तो यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा, थोड़ी शॉर्ट में. जैसे कि मैंने बताया था कि करंट आएगा, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा बिकॉज सर्किट कंप्लीट हुआ है, और वो करंट हम ज़्यादा कर सकते हैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो. और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सोर्स को पास लाना पड़ेगा. ठीक है ना, बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करना पड़ेगा. नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे कि मैंने एक टॉर्च लिया, ये मान लो टॉर्च है, टॉर्च से लाइट जा रही है ना, हर एक डायरेक्शन में ऐसा. तो अगर मैं कोई पर्सन है, पर्सन का फेस मुझे देखना है, तो टॉर्च को अगर मैं पर्सन के फेस के नज़दीक रखूं तो मुझे ज़्यादा क्लियर दिखेगा उसका फेस, ज़्यादा लाइट उस पर पड़ेगी. और वही पर्सन अगर टॉर्च से दूर है तो कम लाइट उसके फेस पर आएगी, तो इंटेंसिटी कम हो गई. ठीक है ना. वही चीज़ है अभी नाइट टाइम में जब हम प्लैनेट्स को देखते हैं, जैसे कि कोई प्लैनेट है वीनस या मर्क्यूरी, है ना, जुपिटर सन से दूर है तो कम लाइट आ रही है, तो इंटेंसिटी कम है जुपिटर की. और मर्क्यूरी है, वहाँ ज़्यादा लाइट पड़ रही है ना. वैसे साइज़ का भी डिफरेंस है दोनों का प्लैनेट का, बट इंटेंसिटी की बात अगर करें तो मरकरी को ज़्यादा इंटेंसिटी मिल रही है सन की. ठीक है, समझ में आ गया. तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे. अब आज के लिए इतना ही रखते हैं. फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आज इतना ही बस. ठीक है ना, चलो, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. डाउट है तो पूछ लो ग्रुप में.